पढ़ाई का स्ट्रेस निश्चित रूप में आप सभी लोगों को होगा ही होगा। यूनिट 7 एक बड़ा मेजर सब्जेक्ट भी है और आप मेरे साथ यदि कंटिन्यू रहेंगे तो निश्चित रूप में बहुत आसानी होगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए आप सभी लोग ज़रा जल्दी से आ जाएं और फिर अपन शुरू करते हैं आज का सेशन। विज्ञान संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में फिजिक्स पार्ट 3 के रूप में अपन इसको स्टार्ट करते हैं। साइंस के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज में सीरीज फर्स्ट से शुरू कर रहे हैं हम फिजिक्स, और फिजिक्स में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर रहा। ये क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत सेल या सौर सेल जो हैं वो एक ऐसी युक्ति है जो कि एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मतलब ऊर्जा संरक्षण के नियम पर प्रकाश विद्युत सेल भी काम करता है और सौर सेल भी काम करता है। तो पर्टिकुलर हमेशा की तरह मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। इन 4 ऑप्शंस में से एक जो है राइट आंसर है। आप सभी लोग जरा जल्दी से कमेंट करें और मुझे बताएं कि व्हाट इज़ द राइट आंसर। तो सबसे पहले इस सवाल का जो सही जवाब है मैं आपको एकदम क्लियर तरीके से बता दूं। सी जो आप लोग कह रहे हैं, मतलब ऑडियंस में से ज़्यादातर लोगों का जो कहना है सी, वही राइट आंसर है कि प्रकाश विद्युत सेल या सौर सेल जो है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लेकिन आप में से जितने भी लोग अगर मुझे जानते हैं तो अपन पर्टिकुलर जितने भी ऑप्शन हैं इनसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं जरा इनको भी देख लेते हैं। अब आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि आपकी जो फिजिक्स है वो इन्हीं एमसीक्यूज में लगभग कवर होती चलेगी। कैसे, जरा समझिए। सबसे पहले विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में जो परिवर्तित करते हैं वो हैं CFL, वो हैं LED, वो हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब जिसे हम ट्यूब लाइट कहते हैं, और इंडेस्केंडेंट बल्ब मतलब जिसको साधारण बल्ब कहते हैं। मतलब ये सभी प्रकाशिक युक्तियां या ये सभी प्रकाशिक उपकरण विद्युत ऊर्जा को प्रकाशिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा LED, CFL, ट्यूबलाइट या बल्ब किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, तो निश्चित रूप में A इज द राइट आंसर होगा। लेकिन कभी आप लोगों ने अपने घरों में हीटर यूज जरूर किया होगा या निश्चित रूप में प्रेस जरूर किया होगा या इस्त्री जरूर की होगी कपड़ों में। तो याद रखिएगा हीटर और प्रेस वे युक्तियां हैं या वे उपकरण हैं जो कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में से एक मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर कभी आपने पढ़ा हो, हीटर और प्रेस में जो क्वाइल होती है या कुंडली होती है वो एक मिश्र धातु से मिलकर बनती है और उसे ही कहा जाता है नाइक्रोम। मतलब हीटर या प्रेस में विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम इस मिश्र धातु का होता है जिसे हम नाइक्रोम के नाम से जानते हैं। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित करने वाला उपकरण है इसे कहा जाता है माइक्रोफोन। तो ये चीज निश्चित रूप में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी भी गई है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा उपकरण रूपांतरित करता है। तो निश्चित रूप में इस सवाल का जवाब क्या हुआ, माइक्रोफोन। लेकिन यदि मैं डी ऑप्शन को पलट दूं और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा उपकरण परिवर्तित करता है, तो क्या आप लोग मुझे इस सवाल का जवाब बता सकते हैं कि वो कौन सा उपकरण है जो इलेक्ट्रिसिटी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो न्यूज़पेपरों में या अखबारों में चल भी रही है एज अ करंट के रूप में। आप लोगों ने सुना होगा मंदिर या मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाने की बात चल रही है। तो जी हाँ, जो लाउड स्पीकर हैं यही है दरअसल में वो उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप लोगों को याद होगा लास्ट टाइम MPPSC ने विद्युत चुंबकीय तरंगों में से एक पर्टिकुलर किसी तरंग की वेवलेंथ पूछी थी। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगें जो हैं वो हमेशा से फेवरेट टॉपिक रहा है एग्जामिनर का MPPCS में।
वहीं से इस क्वेश्चन को अपन ने बनाया है, या वहीं से दरअसल ये क्वेश्चन इंस्पायर है कि पराबैंगनी विकिरण, जी हाँ, ये वही पराबैंगनी विकिरण हैं जिनको समताप मंडल में ओजोन परत जो है अवशोषित कर लेती है। इन्हीं का डेली रूटीन में यदि हम फंक्शन देखें कि पराबैंगनी विकिरणों का या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का क्या यूज है, तो चलिए देखते हैं इस सवाल का जवाब आप लोग क्या बताते हैं। प्लीज जितने भी लोग जुड़ रहे हैं जरा आंसर जरूर करें। उससे मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर आंसर आपका राइट होता है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट होता है आप लोगों का, और निश्चित रूप में पॉजिटिव एनर्जी से भी आप लोग लबरेज होते हो। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं पराबैंगनी विकिरणों के उपयोग को समझाइए, तो याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ एक आंसर आया है कल्पना सिंह राजपूत, और वो बिल्कुल सही है। मतलब इस सवाल का जो सही जवाब है कि 10th या 12th या बीए ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट आपकी ओरिजिनल होती हैं, और कुछ लोग जो होते हैं जाली दस्तावेज बनाते हैं, या कुछ लोग जो होते हैं उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के जैसे जीरोक्स कॉपी बना लेते हैं जो जस्ट लाइक ओरिजिनल के जैसी दिखती हैं। इन्हीं को जब टेस्ट किया जाता है या जब आप अधिकारी बनने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हैं निश्चित रूप में पीसीएस बोर्ड में, तो याद रखिएगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के जरिए या पराबैंगनी विकिरण के जरिए ही उन डॉक्यूमेंट्सों को चेक किया जाता है। पराबैंगनी विकिरण जो है जाली दस्तावेजों की जांच के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ये पराबैंगनी विकिरण जो हैं इनकी खोज किसने की है, ये अगला क्वेश्चन है एमपीपीसीएस का। तो कभी आप लोगों ने ऐसा सुना होगा, एक व्यक्ति है जिसका नाम है डब्ल्यू रिटर। सो डब्ल्यू रिटर वो पर्सन है जिसने यूवी रेडिएशन की खोज की थी। ये हमारा अगला क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद जो अगली चीजें लिखी हुई हैं, और निश्चित रूप में इनके आंसर भी मैंने सामने पुटअप किए हैं, ये सिर्फ इसलिए ताकि आपका रिवीजन कम समय में बेहतर तरीके से हो जाए। तो आप खुद देखिए, यदि कोई हड्डी टूट जाती है तो निश्चित रूप में टूटी हुई हड्डी का पता लगाने के लिए जब आप डॉक्टर के चेंबर पे जाते हैं तो निश्चित रूप में डॉक्टर एक्सरे करने के लिए बोलता है। जी हाँ, यूवी रेडिएशन जैसे एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसी तरह से एक्सरे भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, और इसके खोजकर्ता का नाम है रोएंटजन। और ये रोएंटजन वही हैं जिनको साल 1901 का सबसे पहली बार नोबेल प्राइज मिला था। मतलब नोबेल पुरस्कारों के दिए जाने की शुरुआत साल 1901 से होती है, और 1901 में सबसे पहले फिजिक्स का नोबेल प्राइज रोएंटजन को ही दिया था एक्सरे की डिस्कवरी के लिए। हालांकि आप में से शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि रोएंटजन ने एक्सरे को नहीं खोजा है। रोएंटजन से पहले एक व्यक्ति है जिसका नाम है निकोलस टेस्ला, उसने वास्तविकता में खोजी थी एक्सरे, लेकिन उनके साथ में एक फर्दर एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से एक्सरे को अपने नाम पे पेटेंट नहीं करा पाए थे, और फाइनल में रोएंटजन ने एक्सरे को अपने नाम पे पेटेंट कराकर पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजवाया था। चलते हैं आगे कि जब आप दूर से ही अपने रिमोट के जरिए टीवी को स्टार्ट करते हैं तो निश्चित रूप में इंफ्रारेड रेडिएशन आपके रिमोट से निकलते हैं, और जिस वजह से आपका टेलीविजन जो है वो स्टार्ट होता है। तो आपसे क्वेश्चन हर एग्जाम पूछता है कि दूर से ही रिमोट के जरिए जब आप टीवी को शुरू करते हैं तो उस रिमोट से कौन से रेडिएशन निकलते हैं जिनके जरिए आपकी टीवी शुरू हो जाती है या स्टार्ट हो जाती है। आंसर है इंफ्रारेड रेडिएशन। और इंफ्रारेड रेडिएशन भी एक विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं जिनकी खोज विलियम हर्शेल ने की थी। याद रखिएगा, ये विलियम हर्शेल वो व्यक्ति नहीं है जिन्होंने लेटे हुए ग्रह की खोज, जिन्होंने अवरक्त विकिरण जो ऊष्मा या तापमान के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी खोज की थी। और सबसे लास्ट में सबसे अहम क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगों में जिनकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है गामा विकिरण, उनके खोजकर्ता का नाम निश्चित रूप में हेनरी बैकुरल, क्योंकि हेनरी बैकुरल ने ही सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, और उन्हीं ने बताया था कि रेडियो एक्टिव पदार्थों से अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन भी निकलते हैं, और इस गामा रेडिएशन की मदद से यदि हम कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं तो इसे कहते हैं रेडियोथेरेपी। लेकिन यदि हम गामा रेडिएशन की मदद से गुर्दे की पथरी, जिसको कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल कहते हैं, उसको तोड़ते हैं तो उसे लिथोट्रिप्सी कहा जाता है।
MPPSC 2010 ने इस क्वेश्चन को पूछा था। अब देख लीजिए, ये आज भी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है कि कभी भी किसी भी पर्सन को यदि पथरी होती है, अगर उसकी किडनी में कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल का डिपोजिशन होता है तो उसे गामा रेडिएशन की मदद से ही डिसॉल्व किया जाता है या ब्रेक किया जाता है। रेडियम को भी खोजा था बैकुरल ने। ना बेटा जी, रेडियम को हेनरी बैकुरल ने थोड़ी ना खोजा है। हेनरी बैकुरल की जो सहायिका हैं या हेनरी बैकुरल की जो स्टूडेंट हैं, नाम याद रखिएगा उनका, मैडम क्यूरी। शायद मैडम क्यूरी के बारे में अब शायद आपको क्लू हो गया होगा। 2 बार नोबेल प्राइज लेने वाली महिला, साल 1903 का नोबेल प्राइज भी लिया है और साल 1911 का नोबेल प्राइज भी लिया है। तो याद रखिएगा, 1903 का नोबेल प्राइज इन्होंने लिया था रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए फिजिक्स की फील्ड में, और 1911 में इन्होंने रेडियम की खोज करी थी। तो शायद अब संदीप क्लियर हो गए होंगे कि किसने खोजा है इस पर्टिकुलर चीज को जिसे हम रेडियम कहते हैं। RL, हिंदी में इसको बोलेंगे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, मतलब PRL मतलब फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। आपको बताना है कि PRL जो है इसके डिस्कवरर का नाम क्या है। आप लोगों ने शायद सुना होगा कि MPPCS प्री ने बहुत इंस्टीट्यूटों को भी अब क्वेश्चन के रूप में देने की परंपरा की शुरुआत की है जब से नया सेशन आया है या नया सिलेबस आया है। तो इस वजह से 1 या 2 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट से जरूर आएंगे, और आप खुद देखिएगा अभी किसी कारण से PRL काफी चर्चा में है। तो चलिए जरा देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को राइट क्लियर कर पाते हैं। तो सिर्फ अभी जया जो है उनका कहना है कि PRL जो है इसके खोजकर्ता का नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई। इस सवाल का जो जवाब है, माफी चाहता हूं, विक्रम साराभाई। और विक्रम साराभाई ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हिंदुस्तान आकर PRL मतलब भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है इसकी स्थापना की थी। क्यों की थी? ताकि स्पेस रिसर्च का काम हिंदुस्तान में प्रमोट हो सके, इसलिए PRL को उन्होंने बनाया था। और PRL को बनाने का उनका मेन मकसद था कि वो भी डॉक्टर भाभा की तरह कॉस्मिक रे रिसर्च पे इंस्टीट्यूट कर रहे थे, मतलब कॉस्मिक रे किस तरह से होती हैं इस बात को जानना चाहते थे, इसलिए इन्होंने स्टार्टिंग में PRL की स्थापना की थी। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेगा। मैंने आपको हमेशा बताया है, जो लोग मेरे से पढ़ चुके होंगे उनको मेरे पढ़ाने की टेक्निक पता होगी कि हम राइट आंसर को तो हमेशा रेड कलर से इनपुट करते हैं, लेकिन और भी ऑप्शन जो हैं उनसे प्रीलिम्स में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसको भी हम कभी नहीं छोड़ते हैं। मतलब हमेशा पूरा का पूरा कॉम्पैक्ट थ्योरी में हम क्या करते हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने किस इंस्टीट्यूट को एस्टेबल किया था? कहते हैं TIFR। TIFR का फुल फॉर्म है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। शायद देश को आज़ादी भी नहीं मिली थी, और मिलती भी कैसे, क्योंकि साल है 1945। याद रखिएगा ये चीज। TIFR की स्थापना जो है सर दोराबजी टाटा और होमी जहांगीर भाभा के सहयोग से हुई थी साल 1945 में। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि TIFR मतलब टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च कब बना? 1945। TIFR को बनवाया किसने? आंसर है होमी जहांगीर भाभा। और होमी जहांगीर भाभा ने किनके सहयोग से बनाया था? याद रखिएगा, सर दोराबजी टाटा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इस बार IPL जो है उसको होस्ट कौन कर रहा है? टाटा ग्रुप कर रहा है। तो निश्चित रूप में इस तरह का क्वेश्चन शायद प्रमोट हो जाए PCS में। इसके बाद डॉक्टर राजा रमन्ना को भला कौन भूल सकता है? मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। राजा रमन्ना को सद्दाम हुसैन ने प्रस्ताव दिया था कि आप एक ब्लैंक चेक हमसे ले लीजिए और इस ब्लैंक चेक में आप अमाउंट भर लीजिए जो आपको भरना है। मैं इस पर्सनालिटी की बात कर रहा हूं, बहुत अच्छे से सुनिएगा। राजा रमन्ना जो हैं, इनके बारे में आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि केवल साइंटिस्ट होना बड़ी बात नहीं है, देश के लिए समर्पित साइंटिस्ट होना ये बहुत बड़ी बात है। तो सद्दाम हुसैन के द्वारा दिए गए ब्लैंक चेक को और बदले में वो फॉर्मूला बता
दो जिससे एटम बॉम्ब का नुस्खा बनता है। सिर्फ इतनी सी जानकारी के बदले पूरा ब्लैंक चेक ऑफर हुआ था, लेकिन राजा रमन्ना ने यह कहकर मना कर दिया था कि जिस देश ने हमको रोटी कपड़ा मकान मतलब हमारी बेसिक नींव दी है, हम उसके साथ कभी भी गद्दारी नहीं कर सकते हैं। और आगे चल के इसी महान व्यक्ति ने भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण में भी योगदान दिया, और आगे चल के इंदिरा गांधी जी ने इसी वजह से एक इंस्टीट्यूट को इनके नाम से स्टेबल कराया, जिसे कहते हैं RRCAT, राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र। और MPPCS ने इसको पहले ही क्वेश्चन के रूप में अपने पेपर में जगह दे चुके हैं कि RRCAT इसका हेड ऑफिस कहां पर है? इंदौर, सुख निवास झील के किनारे। और कब बना था ये, या बनना कब स्टार्ट हुआ था? याद रखिएगा 1984 में। अब मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछता हूं, जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक और व्यक्ति का नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, डॉक्टर CV रमन। डॉक्टर CV रमन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज करी थी। अच्छे से देख लीजिए, ये क्वेश्चन आता है, आप लोगों से पूछा भी जाता है, लेकिन आप लोग इससे ये क्वेश्चन बन भी जाता है, लेकिन कुछ लोगों को भारी कंफ्यूजन है। तो आप लोग में से ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा कि रमन प्रभाव की खोज डॉक्टर CV रमन ने की थी। किस डेट को की थी? 28 फरवरी। और इसलिए 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो निश्चित रूप में ये अगला क्वेश्चन हो गया। अब आप में से कई लोग भारी कंफ्यूजन में रहते हैं, और इसी चीज को मैं दूर कर देता हूं। 10 दिसंबर 1930 को इनको इस कार्य के लिए मिला था नोबेल प्राइज। मतलब अगर आपसे मैं कभी क्वेश्चन पूछूं कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहला साइंटिस्ट कौन है, आंसर है CV रमन। और CV रमन ने साल 1947 में रमन शोध संस्थान जो बेंगलुरु में है इसकी स्थापना की थी। और आपको शायद पता होना चाहिए, या नहीं पता तो ये जानकारी जरूर रखिएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी 1939 से, और 1939 पे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और डॉक्टर विक्रम साराभाई ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण उनको आना पड़ा था कहाँ पर? हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान में आकर फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई अपने रिसर्च को इस इंस्टीट्यूट की मदद से आगे बढ़ाया है। कहने का सीधा सा मतलब है डॉक्टर भाभा और डॉक्टर विक्रम साराभाई इन्होंने शुरुआती समय में डॉक्टर CV रमन की लीडरशिप पाई है। तो ये चीज भी काफी अहम हो जाती है। 1974, यदि आप कह रहे हैं कि 1974 में फर्स्ट एटम बॉम्ब की टेस्टिंग जो इंडिया ने करी है उसमें राजा रमन्ना जी थे, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, और इंदिरा गांधी जी ने आपको ही राजा रमन्ना को दिशा निर्देशन में लेकर पहले एटम बॉम्ब की टेस्टिंग को सक्सेसफुल बनाया था। और इसी वजह से तो इंटरनेशनल लेवल पर बाद में इंदिरा गांधी के लिए एक टर्म चलने लगा, आयरन लेडी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन कई बार इस क्वेश्चन को जितना भी आपसे पूछा जाता है आप हर बार गलत करते हैं। तो इस बार मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको रियलिटी के साथ चीज बता दूंगा, तो आपसे लाइफ में कभी भी इस क्वेश्चन को लेकर डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी किस कलर की होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, बैगनी, हरा, लाल और नीला। चलिए देखते हैं जरा किस रंग की एनर्जी या किस रंग की ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। फटाफट जरा आंसर प्लीज प्रेस करिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बना, निश्चित रूप में इसको देखकर आप में से ज्यादातर लोग शॉक में जरूर आए होंगे, और शॉक में आना लाजमी भी है। कैसे? अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा कि आप में से जितने लोगों ने आंसर इनपुट किया है रेड को, वो सभी के सभी कैसे गलत हो गए। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आप लोगों ने एक पर्सन का नाम जरूर सुना होगा जिसे हम कहते हैं न्यूटन। न्यूटन ने एक प्रिज्म लिया था, प्रिज्म से उसने प्रकाश को पास किया, और बाद में पाया उसने कि प्रकाश 7 रंगों में डिवाइड हो गया। शायद ये चीज आपने निश्चित रूप में पढ़ी होगी। इस घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण।
तो वर्ण विक्षेपण घटना जो है, या इंग्लिश में इसे हम कहेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट, इसको डिस्कवर किया था किस पर्सन ने? न्यूटन ने। मतलब दृश्य प्रकाश का प्रिज्म से पास होना और कितने रंगों में डिवाइड हो जाना बेटा जी? 7 रंगों में डिवाइड हो जाना। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे ऊपर जो कलर होता है वो होता है बैगनी, सबसे नीचे जो कलर होता है वो होता है रेड। मतलब श्वेत प्रकाश, या जिसे हम कहते हैं दृश्य प्रकाश, या जिसे सिंपल भाषा में हम प्रकाश भी कह सकते हैं, ये 7 रंगों से मिलकर बनता है। किसने बताई थी ये बात? न्यूटन ने बताई थी वर्ण विक्षेपण घटना के द्वारा। तो ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी है, तो आप मुझे आंसर बताएंगे कि सर 300 या 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक होती है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनता है। स्टार्टिंग कलर कौन सा है? बैंगनी। और एंड कौन सा कलर है? रेड। तो कभी भी आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी है, तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से शो करते हैं। तो जो शुरुआती वर्ड दिया है ना, ये 3900, ये बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य है, और ये जो है 7800, ये लाल रंग की तरंगदैर्घ्य है। तो आप में से ज्यादातर लोगों ने यहां गलती करी है। अगर मैं आपसे पूछता किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है, तो टोटल तो 7 कलर है, 7 कलर में सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी है? लाल रंग की। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी है? बैंगनी की। अब आता है वो सूत्र जिसके जरिए ये क्वेश्चन होगा सॉल्व। कभी आपने नाम सुना होगा मैक्स प्लांक का। मैक्स प्लांक वो व्यक्ति हैं जिन्होंने फिजिक्स में एक थ्योरी दी है, क्वांटम थ्योरी। माफी चाहता हूं, हाँ, क्वांटम थ्योरी। तो क्वांटम थ्योरी जो है ये मैक्स प्लांक ने ही दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि लाइट बहुत सारे क्वांटा पार्टिकल से मिलकर बनता है, और बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्वांटा थ्योरी को ही फोटोन थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया। ये 11th क्लास में आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी को यदि आप लोगों ने कभी पढ़ा हो तो एक इक्वेशन जरूर पढ़ी होगी, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यहां से हमारा ये जो आंसर है ये क्लियर हो जाएगा। कैसे? यदि किसी चीज की वेवलेंथ कम है तो उसी की एनर्जी होगी सबसे ज्यादा। तो 7 रंगों में बैंगनी की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, तो बैंगनी की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, इसलिए बैंगनी की ऊर्जा होगी सबसे ज्यादा। एक बार फिर से देख लीजिए, बैंगनी की वेवलेंथ सबसे कम है इसलिए उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है इसलिए उसकी एनर्जी जो है वो सबसे कम है। सौर मंडल के खोजकर्ता का नाम क्या है? सौर मंडल को दरअसल में हम कहते हैं सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम या सौर मंडल, सबसे पहले आप खुद देख लीजिए कि सोलर मंडल या सोलर सिस्टम का मतलब है जिसमें एक तारा होगा और 8 प्लैनेट होंगे, 8 होंगे ग्रह। ये कहलाता है सोलर सिस्टम। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सोलर सिस्टम किसे कहते हैं, है ना, तो निश्चित रूप में सोलर सिस्टम का मतलब बीच में सन होगा, सूर्य होगा, और 8 जो ग्रह हैं वो उसकी परिक्रमा करेंगे। सबसे पहले इस बारे में बताया था निकोलस कॉपरनिकस ने। बिल्कुल, निकोलस कॉपरनिकस वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक थ्योरी दी थी, आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान भी होगा ये चीज, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। और इसी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में सबसे पहले निकोलस कॉपरनिकस ने बताया था कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है। तो यदि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि ब्रह्मांड के अंतर्गत ही तो क्या आ जाते हैं? ग्रह आ जाते हैं। तो इस तरह से निकोलस कॉपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में पहली बार यह बताया था कि ब्रह्मांड का केंद्र यदि सूर्य है तो ब्रह्मांड के अंतर्गत ग्रह भी आ जाएंगे। तो ग्रह प्लस सूर्य इज इक्वल्स टू सोलर सिस्टम।
परंतु हमेशा की तरह जैसा मैं आपसे वादा करता हूं कि राइट आंसर तो हम आपको बताएंगे, लेकिन जो 3 ऑप्शन हमने रखे हैं उसमें से भी कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको भी जरा जल्दी से आप देख लीजिए। तो सबसे पहले यहां एक पर्सन का नाम दिया है क्लॉडियस टॉलमी। निश्चित रूप में क्लॉडियस टॉलमी के बारे में आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन तो होगी कि ये वो बंदा है क्लॉडियस टॉलमी जिसने ईसाई धर्म की बात को सबसे पहले एजुकेशन लाइन के रूप में एक थ्योरी बनाकर पूरी दुनिया के सामने पेश किया और सबसे ज्यादा वाहवाह लूटी। दरअसल में क्लॉडियस टॉलमी ने एक थ्योरी दी थी जिसे कहते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी, और जियोसेंट्रिक थ्योरी का मतलब होता है पृथ्वी का केंद्रीयकरण सिद्धांत। और इसी जियोसेंट्रिक थ्योरी में बताया गया था कि ब्रह्मांड का जो केंद्र होता है वो वास्तविकता में क्या होता है, पृथ्वी। जबकि कॉपरनिकस ने बताया था 1543 में अपनी किताब डी रिवोल्यूशन में कि ब्रह्मांड का जो केंद्र होता है वो पृथ्वी नहीं होती है, ब्रह्मांड का केंद्र होता है सूर्य। तो ये चीजें आपको याद रखनी है थोड़ी सी। इसके बाद हेंस बेथे, शायद आप में से कई लोग इनका नाम पहली बार सुन रहे हो। ये क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। कैसे? जैसे आपसे पूछा जाए सूर्य के पास में ऊर्जा है, तो आप में से 90% लोग बताते हैं कि सर सन के सेंटर में या सन के क्रोड में हाइड्रोजन के 2 एटम आपस में मिलते हैं और वो बनाते हैं हीलियम, और ये हीलियम प्लाज्मा स्टेट में होता है। इसी वजह से दरअसल में ऊर्जा है सूर्य के पास, मतलब सूर्य के पास है ऊष्मा और सूर्य के पास है प्रकाश। मतलब सन की एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो ये नाभिकीय संलयन है, और इस नाभिकीय संलयन को सबसे पहले हेंस बेथे ने ही क्लियर किया था। तो याद रखिएगा सूर्य जो है वो एक तारा है, और इस तरह से हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, और गैलेक्सीज के अंदर सूरज के जैसे और अन्य बहुत सारे तारे हैं। तो यदि एक तारे के बारे में हमको पता चल गया कि उसकी एनर्जी का सोर्स क्या है, तो ऐसे जितने भी तारे हैं उन सब की एनर्जी का सोर्स निश्चित रूप में हाइड्रोजन के एटमों का संलयन होकर हीलियम का बनना है, और इसी हीलियम के कारण तारों के अंदर ऊर्जा मतलब ऊष्मा और प्रकाश होता है। तो ये बात किसने बताई थी? हेंस बेथे ने, याद रखिएगा। और लास्ट में हेनरी बैकुरेल के बारे में भला कौन भूलेगा। ये फ्रांस के साइंटिस्ट हैं, और दरअसल में ये पीएचडी कंप्लीट कराते हैं। मतलब पेशे से ये क्या हैं, एक टीचर हैं जो डॉक्टरेट की डिग्री को कंप्लीट कराते हैं। और इन्हीं के दिशा निर्देशन में मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने अपनी डॉक्टरेट की डिग्री कंप्लीट की है। याद रखिएगा, इसी पर्सन के सानिध्य में रहकर या इसी पर्सन के अंडर में मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने दरअसल में अपनी डॉक्टरेट की डिग्री कंप्लीट की है। और शायद आप लोगों ने ये चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ी भी होगी कि हेनरी बैकुरेल वो पर्सन हैं जिन्होंने 1900 से 4 साल पहले मतलब 1896 में रेडियो एक्टिविटी की खोज करी थी। सन 1896 में रेडियो एक्टिविटी की खोज तो हुई थी, साथ ही साथ में आधुनिक ओलंपिक गेम्स की भी शुरुआत हुई थी। तो आधुनिक ओलंपिक गेम्स पियरे डी कोबर्टिन के प्रयासों के द्वारा 1896 से ही शुरू हुए थे। जैसे आज ओलंपिक गेम्स हर 4 साल में एक बार होते हैं ना, इसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों ने शायद वंदे मातरम के बारे में जरूर सुना होगा। जरा कमेंट करके मुझे बताइए, वंदे मातरम राष्ट्रगीत है कि राष्ट्रगान? हालांकि आप लोग बोलेंगे कि वंदे मातरम जो है वो क्या है, राष्ट्रगीत। तो वंदे मातरम राष्ट्रगीत को भी सबसे पहले कोलकाता अधिवेशन 1896 में गाया गया था। मतलब कोलकाता अधिवेशन 1896, राष्ट्रगान को नहीं राष्ट्रगीत को सबसे पहले 1896 में गाया गया था। तो मतलब इस तरह की भी परिघटनाएं सन 1896 से जुड़ी हुई हैं। तो निश्चित रूप में देखिए आप लोगों के एकदम क्लियर जो हैं वो जवाब हैं। राष्ट्रगान सबसे पहली बार किस सन में गाया गया है?
किरण का कहना है स्क्रीन पर आंसर देखकर निश्चित रूप में बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसी बीच किरण का कहना 1911, तो बिल्कुल सही है। राष्ट्रगान जो है जन गण मन, ये 1911 में ये भी कोलकाता अधिवेशन से गाया गया है, परंतु इस बार जो अध्यक्ष हैं वो है पंडित बी एन धर। तो पंडित बी एन धर की अध्यक्षता में राष्ट्रगान गाया था, और 1896 में पंडित रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में राष्ट्रगीत गाया गया था। दोनों कोलकाता अधिवेशन में गाए गए थे, ये चीज याद रखिएगा हमेशा। समुद्र के भीतर छुपी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आप में से ज्यादातर लोग जो हैं उनका कहना है कि बी राइट आंसर है, बिल्कुल सही भी है। समुद्र के अंदर छुपी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं? सोनार। लेकिन जो बात मैं आपको बोलने वाला हूं वो बहुत अहम हो जाती है। कैसे? सोनार उपकरण से एक तरंगे निकलती हैं, जिन तरंगों के जरिए चमगादड़ या बैट अपना शिकार करती हैं, नाम है पराश्रव्य तरंगे। और पराश्रव्य तरंगे जो चमगादड़ को शिकार कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, वही तरंगे सोनार उपकरण में यूज की जाती हैं। मतलब सोनार उपकरण में पराश्रव्य तरंगों की मदद से समुद्र के नीचे छुपी हुई वस्तुओं को हम आइडेंटिफाई करते हैं या उनके बारे में पता लगाते हैं। तो दो चीजें आपसे पूछी जाती हैं कि समुद्र के भीतर छुपी हुई वस्तुओं का पता लगाने में कौन सा उपकरण? तो निश्चित रूप में सोनार। लेकिन यदि मैं उपकरण ना बोलकर तरंगे बोल दूं तो याद रखिएगा पराश्रव्य तरंगे। और पराश्रव्य तरंगे एक तरह की ध्वनि तरंगे होती हैं, और ये ध्वनि तरंगे वे तरंगे होती हैं जो अनुदैर्ध्य तरंगों के अंतर्गत आती हैं। अब जरा जल्दी से बाकी चीजों को मैं फटाफट आपको बता देता हूं। राडार वो उपकरण होता है जिसकी सहायता से वायुयान की स्थिति का निर्धारण किया जाता है, या वायुयान किस तरह से निश्चित रूप में आकाश में या स्पेस में उड़ रहे हैं, इनके बारे में बड़े आसानी से हम ट्रैप करते हैं या पता लगाते हैं राडार से। क्योंकि राडार में रेडियो वेव्स ऐसा करने पर मजबूर करती हैं इंसान को। कहने का सीधा सा मतलब है कि राडार जो उपकरण है वो रेडियो वेव्स की मदद से काम करता है। और राडार के खोजकर्ता का नाम है वॉटसन वॉट। लेकिन सबसे पहला राडार बनाया था टेलर एंड यंग ने। इसको जरूर याद रखिएगा कि राडार के असल डिस्कवरर वॉटसन वॉट हैं। नो डाउट उन्होंने ही रेडियो वेव्स की मदद से वायुयानों की स्थिति का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका पूरी दुनिया को ये एडवांटेज बताया। लेकिन सबसे पहला राडार वॉटसन वॉट ने नहीं, टेलर एंड यंग ने बनाया था। तो आजकल कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राडार के खोजकर्ता कौन है, और वॉटसन वॉट आंसर में नहीं दिया जाता, तो स्टूडेंट काफ़ी परेशान होते हैं। उन्हें टेलर एंड यंग भी याद रखना होगा। इसके बाद चलते हैं लेज़र। यूपीएससी ने इसके बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ लिया है पिछले साल या शायद 2 साल पहले कि लेज़र का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। मतलब जैसे सूरज के प्रकाश में या सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, यदि सूर्य के प्रकाश में से पर्टिकुलर एक किसी कलर को निकाल लिया जाए और उसको निश्चित रूप में किसी न किसी कांच के अंदर या किसी न किसी नली के अंदर यदि भर लिया जाए, तो फिर वो प्रकाश, पर्टिकुलर जो प्रकाश है वो काफ़ी दूर तक मार करेगा। इसे कहते हैं लेज़र। मतलब लेज़र जो है वो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, एक वर्णी प्रकाश होता है, जबकि दृश्य प्रकाश 7 वर्णी प्रकाश होता है। तो ये डिफरेंस होता है और यही आपसे पूछा जाता है। हालांकि लेज़र के खोजकर्ता का नाम है थियोडोर मैनन, लेकिन इंडिया में लेज़र टेक्नोलॉजी आई थी डॉक्टर भाभा के प्रयासों से साल 1964 में। और आपको एक कमाल की बात पता होगी, RRCAT मतलब राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी अनुसंधान जो इंदौर में है, ये भी लेज़र टेक्नोलॉजी को ही प्रमोट करने वाला इंस्टीट्यूट है। और सबसे लास्ट में है होलोग्राफी। होलोग्राफी जो है उसके डिस्कवरर का नाम है डी गबोर। और होलोग्राफी की सहायता से हम किसी भी चीज़ का 3D इमेज प्राप्त कर सकते हैं। 3D इमेज का मतलब होता है सामने से भी व्यू ले सकते हैं, साइड से भी व्यू ले सकते हैं, और बैक साइड से भी हम व्यू ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि असत्य कथन को पहचानना है। इन 4 स्टेटमेंट में से कोई एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, आपको उसे पहचानना है और आंसर इनपुट करना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। गैस का दाब जिस उपकरण के द्वारा मापते हैं उसे मैनोमीटर कहा जाता है, ए।
मौसम के पूर्वानुमान का मापन बैरोमीटर उपकरण की, वायुमंडलीय आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापते हैं, सी, या द्रव के प्रवाह को वेंचुरी मीटर से मापते हैं। सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है जैसे ही देखेंगे तो आप पाएंगे कि जितने भी विकल्प हैं वे सारे के सारे विकल्प जो हैं वो सही हैं। मतलब कोई भी रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है, सभी के सभी राइट आंसर हैं। गैस का जो दाब होता है उसे हम मैनोमीटर की सहायता से ही मेजर करते हैं। मतलब ए ऑप्शन एकदम करेक्ट। नाउ सेकंड वन, वायुमंडलीय दाब का मापन भी बैरोमीटर की सहायता से करते हैं और मौसम के पूर्वानुमान का मापन भी बैरोमीटर की सहायता से करते हैं। जैसे आंधी आना, मौसम साफ होना, बरसात होना, ये सभी बैरोमीटर की सहायता से हम मरकरी पाठ्यांक द्वारा इसको आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब सेकंड भी राइट आंसर है। वायुमंडलीय आर्द्रता मतलब वायुमंडल में कितनी नमी है या वायुमंडल में दूसरी गैसों के सापेक्ष मॉइस्चर या जलवाष्प की कितनी मात्रा है, इसको हाइग्रोमीटर की सहायता से मेजर किया जाता है। मतलब तीसरा ऑप्शन भी जो है वो राइट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि द्रव का प्रवाह या द्रव किस तरह से फ्लो हो रहा है, किस में ज़्यादा द्रव फ्लो हो रहा है, किस में कम द्रव फ्लो हो रहा है, इसको वेंचुरी मीटर के सहायता से ही हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 7 में कोई भी रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं था, सभी के सभी राइट स्टेटमेंट थे। निश्चित रूप में आपको जो कंफ्यूजन हो सकती थी वो बैरोमीटर वाले ऑप्शन में हो सकती थी। क्यों? क्योंकि बैरोमीटर की सहायता से वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन आज के समय पे इस क्वेश्चन को इस तरह से प्रमोट करते हैं कि मौसम के पूर्वानुमान के मापन के लिए हम बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। प्रकाश का रंग खालिस्तान पर निर्भर करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तापमान, तरंगदैर्ध्य, चाल और वेग। चलिए देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को राइट आंसर के रूप में तब्दील करते हैं। सबसे पहले प्रकाश का जो रंग है वो निर्भर करता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले आप खुद ही देख लीजिए, कहते हैं हम उसे तरंगदैर्ध्य। अब कैसे, जरा इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रकाश का जो रंग है वो तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है या तापमान पर निर्भर करता है। क्या ये सही आंसर है? तो चलिए जरा जल्दी से मैं आपको फटाक से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दूं। जैसे सूर्य है, सूर्य जो है उसके केंद्र में निश्चित रूप में क्रोड है। क्रोड का टेम्परेचर जो है वो 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसी वजह से क्रोड का जो रंग होता है वो लाल रंग होता है। सूर्य की जो सतह होती है इसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड और जिस वजह से सरफेस का रंग पीला होता है। कहने का सीधा सा मतलब है कि प्रकाश का जो रंग होता है, जैसे ये पीला रंग और जैसे ये लाल रंग, याद रखिएगा ये तरंगदैर्ध्य पर नहीं डिपेंड करता, बल्कि 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पर पीला रंग डिपेंड करता है और 10⁷ सेंटीग्रेड पर लाल रंग डिपेंड करता है। मतलब इस क्वेश्चन का ज़्यादातर लोग जो आंसर बी करेंगे वो नहीं होगा, बल्कि इस क्वेश्चन का ज़्यादातर आंसर क्या होगा, ए होगा। सही है क्या? तो याद रखिए, मैंने फंसाने वाली एक चीज़ जानबूझ कर दी है कि सूर्य जो है वो एक तारा है, याद रखिएगा ये चीज। तो तारे का जो रंग होता है वो तापमान पर निर्भर करता है, लेकिन प्रकाश का जो रंग होता है वो एकदम सही है, तरंगदैर्ध्य पर ही निर्भर करता है। मतलब 2 चीजें आपको याद रखनी है कि तारे का जो रंग होता है वो तापमान पर निर्भर करता है और प्रकाश का जो रंग होता है वो तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर ये 2 चीजें सबसे ज्यादा परेशान करने वाली आपसे पूछी जाती हैं। प्रकाश की चाल हर किसी को पता होती है कि जो प्रकाश की चाल है
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको सबसे पहले जिस व्यक्ति ने कंफर्म किया था उसका नाम है मैक्सवेल। और प्रकाश का जो वेग है इसको जिसने सबसे पहले पता लगाया था उसे हम रोमर के नाम से जानते हैं। तो प्रकाश के वेग को रोमर ने सबसे पहले कंफर्म किया था और प्रकाश की चाल को मैक्सवेल ने सबसे पहले बताया था। तो इस तरह से अब हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जरा जल्दी से आ जाइए आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से कई लोगों ने इस क्वेश्चन को कई बार देखा भी होगा, हल भी किया होगा, लेकिन इसमें 2-3 चीजें मुझे एकदम क्लियर करानी है जिस वजह से ये क्वेश्चन आपके सामने पेश है कि आकाश का जो नीला रंग है वो दिखलाई पड़ता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, वर्ण विक्षेपण मतलब डिस्पर्शन ऑफ लाइट, और लास्ट में स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है। निश्चित रूप में आप सभी लोग जो हैं वो एक मत सम्मति के साथ में डी को राइट ठहरा रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन आप जिसे सही ठहरा रहे हैं उसमें मैं एक चीज और कंफर्म करना चाहता हूं, या उसमें एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूं कि आकाश का नीला दिखना ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण तो है, ये सबको पता है। जैसे कि आप सभी लोगों ने आंसर में ये चीज इनपुट भी की। लेकिन प्रकाश का प्रकीर्णन 2 तरह का होता है। एक होता है प्रत्यास्थ प्रकीर्णन और एक होता है अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन। तो असल मायने में जो आकाश का नीला रंग है, याद रखिएगा, वो अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन के कारण है। अब ये क्या होता है अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन? जिसमें रेले का नियम लागू नहीं होता है। अभी सिर्फ इतना ही बता पाऊंगा। अगर और भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए है तो निश्चित रूप में आप इसे बहुत अच्छे तरीके से कंफर्म करेंगे तो पाएंगे आपको सारी चीजें हो जाएंगी क्लियर। तो बस आप अपनी इंफॉर्मेशन में एक और मेजर इंफॉर्मेशन याद रखेंगे कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन है, जिस वजह से आकाश का नीला रंग होता है, उसमें एक इंफॉर्मेशन आपको और ऐड ऑन करनी है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के 2 टाइप होते हैं। एक प्रत्यास्थ प्रकीर्णन जिस सिद्धांत आधार पर रेले का नियम काम करता है, और दूसरा है अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन। इसी वजह से आकाश जो है वो नीले रंग का दिखलाई पड़ता है। अब इसके बाद जो बाकी ऑप्शन बच जाते हैं, हम हमेशा उन्हीं पे चर्चा करने के लिए आप सब या हम लोग जाने जाते हैं। तो चलिए जरा जल्दी से देख लीजिए। आप कभी भी किसी भी वस्तु को देखते हैं तो इसका मतलब है कि उस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और वो सीधा प्रकाश पड़कर उस वस्तु से आपकी आंखों तक पहुंचता है। इस चीज को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का परावर्तन। तो आपसे ये चीज पीटी में पूछी जाती है। फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि किसी भी वस्तु की दृश्यता प्रकाश के किस गुणधर्म के कारण होती है, या कोई भी वस्तु जो आप अपनी आंखों की सहायता से देख पाते हैं उसके पीछे वास्तविकता में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का परावर्तन घटना छुपी हुई है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है तारों का टिमटिमाना। इसके लिए आपने शायद एक चीज सुनी होगी कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करता है तो निश्चित रूप में जो प्रॉब्लम आती है, माफी चाहता हूं, जो प्रॉब्लम नहीं, जो कंडीशन निर्मित होती है उसी वजह से तारे लगातार हमें टिमटिमाते हुए दिखलाई पड़ते हैं। और सबसे लास्ट में यदि मैं बोलूं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, मतलब आप लोगों ने कभी सुना होगा कि न्यूटन ने एक प्रिज्म लिया था, उसमें लाइट को पास किया, 7 कलर उसको मिल गए थे। यही घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। मतलब दृश्य प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनता है। बेजानी हपी नाला या विवग्योर, ये बात सबसे पहले न्यूटन ने कंफर्म करी थी, और न्यूटन ने इसको जिस एक्सपेरिमेंट के आधार पर बताया था इसी को हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट या वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश के परावर्तन के कारण दृश्यता होती है, ए ऑप्शन। वर्ण विक्षेपण घटना के आधार पर ही पता चलता है कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनता है, मतलब सी ऑप्शन। प्रकाश के प्रकीर्णन के आधार पर आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, और जी हाँ, बिल्कुल सही आप लोगों ने गैस किया कि प्रकाश के अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इस परिघटना के कारण वास्तविकता में कोई भी वस्तु जो है
ऊपर उठी प्रतीत होती है। जैसे तालाब में सिक्का जो है वो ऊपर उठा दिखाई पड़ता है, या मछली मारने के लिए मछली अपनी स्थिति से थोड़ी सी उठी हुई दिखाई पड़ती है, या लोहे की रॉड पानी में उठी हुई दिखाई पड़ती है। तो इन सभी सवालों का जो जवाब है वो है प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश के अपवर्तन में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब दरअसल में वस्तु जो है वो उठी हुई दिखलाई पड़ती है। तो ये चीज आप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर रखिएगा कि तालाब में पड़ा सिक्का उठा हुआ इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन घटना तो उत्तरदायी है, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में जब प्रकाश की किरण सघन मतलब डेंस माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तब वास्तविकता में वस्तु उठी हुई दिखलाई पड़ती है। चलिए चलते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स के सबसे कॉमन क्वेश्चन की ओर। किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी न कभी आप इस क्वेश्चन को तो देखते ही होंगे। चलिए एक बार फिर से आप बताइए कि जो एटम बॉम्ब होता है, जो परमाणु बम होता है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। नो डाउट इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, लेकिन सामने जब आप 4 ऑप्शन स्क्रीन में देख रहे हैं तो कुछ न कुछ कंफ्यूजन की एक स्थिति सी बन रही है। बड़े आराम से आप ऑप्शन देखिए, उसके बाद बड़े आराम से इत्मीनान से आप आंसर को सिलेक्ट कीजिएगा। कहीं एक रॉन्ग स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन के आंसर को आपको सिलेक्शन से दूर ना कर दे। अब यदि आप लोग डी को राइट आंसर बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी दरअसल में यदि आप बता दें तो मुझे एक बात आगे चलकर आसानी हो जाएगी बताने में। नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। भारत का सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर है अप्सरा, डॉक्टर राजा रमन्ना ने बनाया था, 1956 में बनाया था। और निश्चित रूप में वर्ल्ड का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो है शिकागो पाइल 1, 1942 में शिकागो यूनिवर्सिटी में डॉक्टर एनरिको फर्मी ने बनाया था। और एनरिको फर्मी के शिष्य ही थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। हालांकि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने यूएसए में न्यूक्लियर रिएक्टर पर कुछ समय काम किया है एनरिको फर्मी के साथ, लेकिन वो खुद वास्तविकता में न्यूक्लियर रिएक्टर को प्रमोट नहीं करना चाहते थे, बल्कि एटम बॉम्ब को बनाने में उनकी खासी दिलचस्पी थी। ये आप लोगों ने सुना भी होगा। इसी वजह से डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का पिता भी कहा जाता है। जबकि न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था किसने? राजा रमन्ना ने। उनको नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का हम पिता कहते हैं। तो डॉक्टर राजा रमन्ना जिन्होंने नाभिकीय रिएक्टर बनाया, बताइए किस सिद्धांत पर वो कार्य करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन के आंसर की ओर। सबसे पहले आप लोग खुद देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 11 में जो राइट आंसर है वो डी है, जैसा कि आप लोगों ने कहा। और क्वेश्चन नंबर 12 में जो राइट आंसर है वो बी है। अब इसमें जो सबसे अहम बात समझाने वाली है, चाहे परमाणु बम हो और चाहे न्यूक्लियर रिएक्टर हो, दोनों के दोनों नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर कार्य करते हैं। बस ध्यान रखने योग्य बात यह है कि एटम बॉम्ब जो है वो नाभिकीय विखंडन पर काम तो करता है, परंतु अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। कहने का मतलब यह है कि जब हम एटम बम ड्रॉ करते हैं तो एटम बम जब हम ड्रॉ करते हैं तो यूरेनियम 235 लेते हैं और साथ ही साथ में एक अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल लेते हैं जिसे हम न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेगा। यदि न्यूट्रॉन ने यूरेनियम 235 को, जो कि एटम बॉम्ब के अंदर फ्यूल के रूप में होता है, यदि उसको एक बार हिट करना शुरू किया तो फिर कायनात में कोई ताकत नहीं है जो इस रिएक्शन को रोक दे। सो दैट इज व्हाई द राइट आंसर इज अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन। याद रखिएगा, एक बार न्यूट्रॉन ने यूरेनियम को हिट करना स्टार्ट किया तो फिर आप किसी भी तरीके से इस प्रोसीजर को रोक नहीं सकते हैं एटम बॉम्ब में। परंतु यदि यही रिएक्शन हम न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए कराते हैं, मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर में भी हम क्या लेते हैं, यूरेनियम 235 लेते हैं, न्यूट्रॉन से उसे हिट कराते हैं। तो न्यूट्रॉन से जब हम इसे हिट कराते हैं तो निश्चित रूप में न्यूट्रॉन इसको हिट करता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को कंट्रोल किया जा सकता है।
मॉडरेटर की सहायता से, मंदक की सहायता से, या तो आप लोगों ने सुना होगा कंट्रोलर रॉड की सहायता से, कैडमियम और बोरॉन। मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोलर रॉड कैडमियम और बोरॉन और मॉडरेटर मंदक की सहायता से नाभिकीय विखंडन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। सर कामिनी क्या है? कामिनी जो है वो एक फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना साल 1971 में हुई थी। और कामिनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंधन के रूप में थोरियम का इस्तेमाल होने वाला देयर इज ओनली अ सिंगल न्यूक्लियर रिएक्टर। कामिनी जो कलपक्कम में है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में जो ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, याद रखिएगा ये वर्ल्ड में थोरियम के रूप में इस्तेमाल होने वाला या थोरियम को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने वाला इंडिया में भी पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है और ऑल ओवर दी वर्ल्ड भी पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है। इसी वजह से कामिनी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन है, प्रकृति में 4 बल होते हैं। अगर हम फिजिक्स के हिसाब से बात करें तो पूरे के पूरे नेचर में या पूरे के पूरे यूनिवर्स में 4 फंडामेंटल जो फोर्स हैं वो होते हैं। तो प्रकृति में जो 4 मौलिक बल होते हैं उसमें से एक बल सबसे ज़्यादा क्षीण होता है, सबसे ज़्यादा एक बल जो है वो कमज़ोर होता है। तो सिर्फ अभी तक रवि का कहना है कि सी इज द राइट आंसर, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। जरा बाकी लोग भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनपुट करें कि प्रकृति में सबसे क्षीण बल जो है वो किसे कहा जाता है। तो प्रकृति में सबसे क्षीण का मतलब यहाँ कमजोर। तो प्रकृति में जो सबसे क्षीण बल है, रीना भी कह रही हैं कि सी जो है वो राइट आंसर है। बिल्कुल सही है बेटा जी, प्रकृति का सबसे कमजोर बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल ही कहलाता है। परंतु मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण का है तो सबसे प्रबल बल, सबसे स्ट्रॉन्ग बल ए होगा, प्रबल नाभिकीय बल। यदि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी छेड़खानी में कर दूं कि प्रकृति में उपस्थित सबसे सशक्त बल पूछ लूं, क्षीण की जगह सबसे सशक्त, सशक्त का मतलब मजबूत बल पूछ लूं, तो जी हाँ, किसी परमाणु के अंदर जो केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसी बल के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, जिस वजह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सेपरेट कर पाना बहुत मुश्किल या टेढ़ी खीर होता है। और इस प्रक्रिया के लिए एक उपकरण यूज में लाया जाता है जिसे बहुत अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है नाभिक को, तब कहीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेपरेट हो पाते हैं और उस उपकरण को कहते हैं साइक्लोट्रॉन। सो साइक्लोट्रॉन वो उपकरण है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को ब्रेक करता है, तब कहीं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बाहर आते हैं और फिर इंडिविजुअल जो न्यूट्रॉन आता है उसको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में यूज कर पाते हैं, एटम बॉम्ब में या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। बिल्कुल सही। लास्ट में अगर आप में से कई लोगों को यदि जानना हो कि विद्युत आकर्षण बल ये दरअसल में आवेशों के बीच में लगने वाला बल है, तो आवेशों के बीच हमेशा स्थिर विद्युत बल पाया जाता है, उसी को हम विद्युत आकर्षण बल भी कहते हैं। तो बहरहाल इस सवाल का जो राइट आंसर है, आप में से ज्यादातर लोगों ने गैस किया गुरुत्वाकर्षण बल, और यही गुरुत्वाकर्षण बल जो है इसी की खोज करी थी सर आइजैक न्यूटन ने, और बताया था पूरी दुनिया को कि गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ और सिर्फ आकर्षण का बल होता है। मतलब बलों की जनरली खासियत होती है कि बल आकर्षण के साथ साथ में प्रतिकर्षण प्रकृति के भी होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में या पूरी कायनात में गुरुत्वाकर्षण बल देयर इज ओनली अ सिंगल फोर्स जो केवल और केवल अट्रैक्शन का फोर्स होता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ये न्यूटन ने बताई थी। चलते हैं आगे की ओर। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा फिजिक्स में स्पेस टेक्नोलॉजी से ही इंस्पायर है। डेट जो आपके सामने दी गई है ये खुद अपने आप में एक क्वेश्चन है। 3 अप्रैल 1984 अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला भारतीय कौन सा है? तो चलिए जरा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर इनपुट कीजिए कि अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन सा अंतरिक्ष यात्री गया था।
डॉक्टर विक्रम साराभाई गए थे, या राकेश शर्मा गए थे, या नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन आल्ड्रिन गए थे, या यूरी गागरिन गए थे? आंसर जरा क्विकली पोस्ट करें। सभी लोग एक सुर में हमेशा की तरह एक ही पर्टिकुलर आंसर को राइट ठहरा रहे हैं, और राकेश शर्मा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री नो डाउट राकेश शर्मा है। ये 6th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी में भी मेंशन है, और काफ़ी कम एज के स्टूडेंट को भी जीके में या स्टैटिक जीके में ये इन्फॉर्मेशन पता है। लेकिन आप लोग के लिए अगर कभी क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़कर बनेगा कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री नो डाउट राकेश शर्मा हैं, वो किस यान से गए थे? याद रखिएगा, सोयूज T-11। ये रशियन दरअसल में क्या था, यान था जिसकी मदद से राकेश शर्मा जो हैं अंतरिक्ष में गए थे साल 1984 में। और अंतरिक्ष में जब वो पहुंचे थे तब टेलीकम्युनिकेशन के जरिए इंदिरा गांधी जी ने उनसे बातचीत करी थी। और आपने शायद ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सुनी होंगी कि अंतरिक्ष में रहकर टेलीकम्युनिकेशन को स्थापित करते हुए इंदिरा गांधी जी ने यहाँ धरती से रहकर, मतलब पृथ्वी से रहकर, जब उनसे सवाल पूछा था कि आपको स्पेस से इंडिया कैसा दिख रहा है, तो निश्चित रूप में उन्होंने वही स्टेटमेंट दिया था जिसके बारे में आप ऑलरेडी अवेयर हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये वही परिघटना है, या उसी समय की ये परिघटना है कि उन्होंने सोयूज T-11 यान के अंदर से रहकर ये स्टेटमेंट दिया था। तो ये बात आप जरूर याद रखिएगा। आजकल ये क्वेश्चन चल रहा है, ना कि ये काफी ओल्ड फैशन हो गया। अब बात करते हैं बाकी 3 की, और बाकी 3 में जो चीज़ें आप सीखेंगे ये एकदम यूनिक है। तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको जरा देख लीजिए। सबसे पहले ऑप्शन में लिखा है विक्रम साराभाई। नो डाउट एमपीपीसीएस ने शायद 2 या 3 साल पहले ये क्वेश्चन बनाया था कि डॉक्टर विक्रम साराभाई, इनको क्या कहते हैं? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता कहते हैं। हर कोई इस बात से अवेयर है, लेकिन क्यों कहते हैं? अब यदि कभी एमपीपीसीएस इस चीज को पूछेगी तो वो आपके सामने ये 2 ऑप्शन रखेगी। और अभी कोई ना कोई एक एग्जाम गया था, उसमें पूछा भी गया कि इनकोस्पार 1 किस ईयर में बना। तो याद रखिएगा, इनकोस्पार बना 1962 में, और इसरो बना 1967 में 15 अगस्त, मतलब स्वतंत्रता दिवस के दिन। और इसी वजह से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता डॉक्टर विक्रम साराभाई को हम कहते हैं। याद रखिएगा, इनकोस्पार का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। अंतरिक्ष अनुसंधान को प्रमोट करने के लिए पंडित जी ने डॉक्टर विक्रम साराभाई को कमान सौंपी, और डॉक्टर विक्रम साराभाई ने साल 1962 में सबसे पहले एक कमेटी बनाई जो स्पेस रिसर्च को प्रमोट करेगी, द नेम इज इनकोस्पार। 7 साल बाद यही कमेटी एक ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील हो जाती है जिसे कहते हैं हम इसरो। तो याद रखिएगा, इसरो दरअसल में इनकोस्पार का ही नवगठित रूप है, ऐसा हम मान सकते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन आल्ड्रिन, ये नाम मुझे नहीं लगता कि किसी को भी याद नहीं होगा। हालांकि ये दोनों के दोनों वो व्यक्ति हैं जो चंद्रमा की सरफेस पे उतरे थे, और चंद्रमा की सरफेस पे उतरने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, दूसरा व्यक्ति एडविन आल्ड्रिन है। और ये दोनों के दोनों 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 स्पेस शटल से चंद्रमा की सरफेस पर उतरे थे। लेकिन इस प्रोसेस में यूएसए ने जो चंद्रयान किया था 20 जुलाई 1969 को, तो 2 एस्ट्रोनॉट नहीं भेजे थे, टोटल 3 एस्ट्रोनॉट भेजे थे, जिसमें एक तीसरा एस्ट्रोनॉट था, उसका नाम है माइकल कॉलिंस। लेकिन माइकल कॉलिंस का नाम मैंने यहां इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि माइकल कॉलिंस अपोलो 11 यान से उतरे ही नहीं, वो उस यान के अंदर ही थे। चंद्रमा की सरफेस माइकल कॉलिंस यान के अंदर ही बैठे रहे। तो ये बात भी याद रखिएगा कि कौन यान के अंदर बैठा रहा, कौन पहले नंबर पर उतरा। तो आपको अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे पहली फीमेल भी पता होना चाहिए, नाम है वैलेंटीना तेरेस्कोवा। और यदि आपने वैलेंटीना तेरेस्कोवा का नाम पता है तो आपको एक और लेडी का नाम याद रखना पड़ेगा, स्वेतलाना सवस्तिकाया। और स्वेतलाना सवस्तिकाया अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी महिला एस्ट्रोनॉट है। और ये तीनों के तीनों चीज़ें जो हैं वो यूएसएसआर
के इंपॉर्टेंस को बढ़ाती हैं। ध्वनि की जो चाल है, याद रखिएगा, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे दाब आप बढ़ाते हो, चाहे दाब आप घटाते हो, ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है। मतलब ए राइट स्टेटमेंट है। लेकिन अगर आप ताप बढ़ाते हो तो ध्वनि की चाल बढ़ती है। आर्द्रता ज्यादा होती है तो ध्वनि की चाल बढ़ती है। लेकिन दाब यदि आप बढ़ाते हो तो ध्वनि की चाल अपरिवर्तित, दाब घटाते हो तो ध्वनि की चाल अपरिवर्तित। तो कहने का मतलब है कि ए जो आंसर है, या ए जो आपको आंसर दिख रहा है, वो एकदम करेक्ट है। अब उसके बाद ध्वनि तरंगें निर्वात में गमन नहीं कर सकती। बिल्कुल सही चीज है ये। ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, या अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण होता है। और ध्वनि तरंगों की खासियत है कि उनको चलने के लिए माध्यम चाहिए ही चाहिए है। निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता, इसी वजह से ध्वनि तरंगें जहां माध्यम नहीं होगा वहां नहीं चल सकती हैं। मतलब बी भी राइट आंसर है, ए भी राइट आंसर है, बी भी राइट आंसर है। चमगादड़ ध्वनि तरंगों के अंतर्गत एक प्रकार होता है अश्रव्य तरंगे, एक होता है पराश्रव्य तरंगे, एक होता है अवश्रव्य तरंगे। तो पराश्रव्य तरंगे जो होती हैं, इन्हीं की मदद से चमगादड़ शिकार करते हैं। 20,000 इनकी क्या होती है, आवृत्ति होती है हर्ट्ज में, आपने पढ़ा भी होगा, जैसे डॉल्फिन वगैरह। तो चमगादड़ पराश्रव्य तरंगों की मदद से शिकार करती हैं, ये भी राइट आंसर है। अनुप्रस्थ तरंगें, जिसका उदाहरण है प्रकाश, सिर्फ और सिर्फ ठोस माध्यम में ही उत्पन्न की जा सकती हैं। कभी भी द्रव माध्यम में और गैस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं। परंतु मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप सब पढ़ने वाले लोग हैं। पानी की जो ऊपरी सतह होती है ना, पृष्ठ तनाव के कारण जो कठोर होती है, याद रखिएगा, पानी की जो ऊपरी सतह होती है उसमें अनुप्रस्थ तरंगें ही उत्पन्न होती हैं। जैसे पानी में हम कंकड़ को डालते हैं तो जो लहरें हिलोर मारती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगें हैं। और अनुप्रस्थ तरंगें हमेशा आपको ठोस माध्यम में ही उत्पन्न होती दिखेंगी, लेकिन पानी की सरफेस ऊपर पृष्ठ तनाव के कारण कठोर होती है, इस वजह से अनुप्रस्थ तरंगें आपको वहां भी दिखेंगी उत्पन्न होती हुई। तो ये आंसर भी एकदम राइट आंसर है। अब जो आंसर राइट नहीं था वो ये है, बहुत महत्वपूर्ण। कैसे, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। महिलाओं की आवाज पतली होती है और मच्छरों की भिनभिनाहट जो है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि तारत्व जो है वो अधिक होता है, और तारत्व आवृत्ति के समानुपाती होता है। तो तारत्व अधिक होता है तो आवृत्ति भी अधिक होती है। तो तारत्व और आवृत्ति अधिक होती है, इसलिए महिलाओं की आवाज होती है पतली, इसलिए मच्छरों की होती है भिनभिनाहट। तो याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आपसे अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि महिला की आवाज पतली होने का कारण क्या है, तारत्व अधिक होना, ये भी राइट आंसर है। आवृत्ति अधिक होना, ये भी राइट आंसर है। आप लोगों ने चंद्रयान 2 मिशन के बारे में जरूर सुना होगा। 2019 में किया गया इसे, और किसी कारणवश ये जो मिशन है चंद्रयान 2, याद रखिएगा चंद्रयान 2 मिशन 2019 मेंस में भी पूछा गया था। ये आधा सक्सेसफुल मिशन था, आधा अनसक्सेसफुल मिशन था। अब ये सक्सेसफुल कैसे था, अनसक्सेसफुल कैसे था, ये कभी आप जब मुझसे पर्सनल मिलेंगे या क्लासरूम प्रोग्राम में कभी हम चंद्रयान 2 को डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि 50% सक्सेसफुल 50% अनसक्सेसफुल में चंद्रयान 2 को हम काउंट करते हैं। बहरहाल जो ये मिशन है चंद्रयान 2, ये अंतरिक्ष के जिस पार्ट में किया गया मिशन है उसे हम डीप स्पेस कहते हैं, और डीप स्पेस का पिता कहते हैं माधवन नायर को। तो माधवन नायर ने, या माधवन नायर की सहायता से ही चंद्रयान 2 मिशन इसरो ने कंप्लीट किया। आपको बताना है कि चंद्रयान 2 मिशन में हमने कौन से प्रक्षेपण यान का सहारा लिया था।
या चंद्रयान 2 में कौन सा लॉन्चिंग व्हीकल या कौन सा लॉन्चिंग रॉकेट था? तो आप में से ज्यादातर लोग जो हैं वो डी को क्लियर कर रहे हैं। रवि कह रहे हैं तारत्व नहीं समझ में आया। तारत्व का मतलब होता है आवाज का पतला और मोटा होना। तारत्व जो है ये दरअसल में ध्वनि का एक इंपॉर्टेंट गुण है। जैसे प्रकाश का एक इंपॉर्टेंट गुण है तरंग दैर्घ्य, तारों का एक इंपॉर्टेंट गुण है रंग, उसी तरह से ध्वनि का एक इंपॉर्टेंट गुण होता तारत्व। और तारत्व का मतलब होता है आवाज का पतला होना और आवाज का मोटा होना, याद रखिएगा। फाइनल में चंद्रयान 2 मिशन में जिस लॉन्चिंग व्हीकल को हमने यूज किया था, आप सभी एक सर्वसम्मति से आंसर डी को राइट ठहरा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि चंद्रयान 2 मिशन में जो हमने रॉकेट लिया था GSLV मार्क 3, ये सबसे भारी रॉकेट है इसरो के इतिहास का। मतलब सबसे ज्यादा पेलोड हम GSLV मार्क 3 की मदद से ही चंद्रयान 2 मिशन में ले गए थे। तो कहने का सीधा मतलब है कि GSLV सबसे भारी जो है लॉन्चिंग रॉकेट था, इसलिए इसरो ने इसे एक नाम दिया था, इसरो का बाहुबली या बाहुबली ऑफ इसरो, GSLV मार्क 3 को। वहीं PSLV के लिए इसरो ने एक वर्ड यूज किया है, आप उसे जानते भी हैं बहुत अच्छे से, हॉर्स ऑफ इसरो या इसरो का जादुई घोड़ा PSLV को कहते हैं। लेकिन इसरो का बाहुबली GSLV मार्क 3 को कहते हैं क्योंकि यह सबसे भारी प्रक्षेपण यान था। अब इसका राइट आंसर जो है उसमें दो चीजें मेरे को और आपको क्लियर करानी है। साल 2008 22 अक्टूबर, ये पीटी में क्वेश्चन आता है, चंद्रयान 1 किया था हमने। तो चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को जब हमने किया था तो याद रखिएगा इस लॉन्चिंग व्हीकल की सहायता से किया था, PSLV C11। और PSLV C11 PSLV एक्सेल की पहली कैटेगरी है। मतलब PSLV रॉकेट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें PSLGV, PSLSV और PSL एक्सेल। तो PSL एक्सेल में PSL C11 आता है। तो मून 1 मिशन जो हमने किया वो PSLV C11 की सहायता से किया। 5 नवंबर 2013 कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि श्रीहरिकोटा से PSLV C25 प्रक्षेपण यान रवाना होता है मंगलयान के लिए। और अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में 24 सितंबर 2014 को स्पेस प्रोब स्थापित भी हो जाता है और मंगल के चारों ओर के चित्र खींच कर ऑर्बिटर जो है वो हमको इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराता है। तो याद रखिएगा श्रीहरिकोटा से निकला था मिशन मार्स 5 नवंबर 2013 को और मंगल के चारों ओर या मंगल की कक्षा के चारों ओर स्थापित होकर ऑर्बिटर ने अपना काम स्टार्ट कर दिया था 24 सितंबर 2014 से। आजकल इतनी ज्यादा डिटेलिंग भी पूछते हैं एग्जाम में। MOM मतलब मिशन ऑफ मार्स इसलिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला देश भी बन गया। याद रखिएगा जिस लॉन्चिंग व्हीकल की सहायता से हमने ये करिश्मा करके दिखाया वो PSLV है, मतलब PSLV C25। GSLV मार्क 2 पूर्णतया स्वदेशी तकनीक से निर्मित क्रायोजेनिक इंजन पर बेस, दरअसल में ये प्रक्षेपण यान है। ये कभी क्लासरूम प्रोजेक्ट में तहत मैं ये चीजें आपको बताऊंगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, GSLV मार्क 3 22 जुलाई 2019 को ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ। 7 सितंबर 2019 को सिर्फ 2.1 किलोमीटर ही चंद्रमा की सरफेस रह गई थी और जो लैंडर है वो अपने पथ से भटक गया था। इसका सबसे बड़ा बुरा इसरो के चेयरमैन के सिवन को लगा था और के सिवन जब फूट कर रोए थे तो उनको छुपाने के लिए, या आपने पूरा मंजर देखा होगा, PM आए थे। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिवन को छुपाने के लिए आए थे सिर्फ इसी वजह से। क्यों? क्योंकि जो लैंडर था वो अपने पथ से भटक गया था और लैंडर का पथ से भटक जाना मतलब लैंडर के अंदर जो एक रोवर था वो चंद्रमा की सरफेस पर नहीं चल पाएगा और इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। मतलब लैंडर के पथ से भटकना, रोवर चांद की सरफेस पर नहीं चल
कर हमको इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं कराएगा, इसलिए ये हो गया चंद्रयान 2 जो है 50% अनसक्सेसफुल। लेकिन ऑर्बिटर लगातार काम कर करके चंद्रमा की सरफेस की इमेजेस हमको भेज रहा है। ये हो गया चंद्रयान 2 50% सक्सेसफुल। और सबसे लास्ट में सबसे ज्यादा पेलोड को अपने साथ GSLV मार्क 3 ले गया। निश्चित रूप में इसी वजह से इसरो ने इसे एक टाइटल दिया, बाहुबली ऑफ इसरो, मतलब इसरो का सबसे भारी प्रक्षेपण यान। जाते जाते एक बात सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको क्लियर कर दूं, प्रधानमंत्री का इसरो के हेड ऑफिस में आना और K-7 को चुप कराना, ये इस बात की तरफ इशारा नहीं करता कि दरअसल में ये एक जातीय संबंध है कि आप रो रहे हो और मैं आपको चुप कराऊं। दरअसल में 3 टेक्नोलॉजी जो हैं वो PMO के डायरेक्ट अंडर में काम करती हैं, या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर में 3 मेजर टेक्नोलॉजी इंडिया की, जिनको स्ट्रैटेजिक टेक्निक कहते हैं, वो काम करती हैं। जिसमें सबसे पहली है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, दूसरा है डिफेंस टेक्नोलॉजी और तीसरा स्पेस टेक्नोलॉजी। तो स्पेस टेक्नोलॉजी जो है वो PMO को अंडर में काम करती है। इसी वजह से जो ये असफलता है, इस असफलता में बराबर PMO साथ देने आए थे इसरो का, इस चीज के कारण, क्योंकि 3 सामरिक तकनीक जो हैं, जिनमें से मैंने नाम बताया न्यूक्लियर, डिफेंस और स्पेस, ये तीनों के तीनों PMO के डायरेक्ट दिशा निर्देशन में काम करने वाली तकनीक है। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी।